तो दोस्तों जो हमारा अगला एलिमेंट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को समझने के लिए, वो एलिमेंट है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है कि एक टेबल है बेसिकली, आप इसको अपने नोटबुक में एक टेबल के फॉर्म में बना देंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफली थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ इसको, क्या है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्या है ये चीज़ें उससे जानने से पहले इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है हमें। ठीक है, इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों है हमें, हम ये जानेंगे। ठीक है, तो क्यों ज़रूरत है भाई हमें इन सब चीज़ों की? क्योंकि हम जब फंडामेंटल इक्वेशन लिखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन की, ठीक है, तो उसमें हम मानते हैं कि हमारा जो एंड है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमने उसको जितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है, तो पहले हम उसको मानते हैं कि वो हमारा फिक्स्ड है। ठीक है, और उसके बाद फिक्स्ड एंड मोमेंट इन फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाके हमारा फंडामेंटल इक्वेशन का मेन काम आता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन कुछ केसेस को। ठीक है, जब आपका फिक्स्ड एंड, देखिए फिक्स्ड एंड मोमेंट्स पहले लिखने का मतलब है कि जितने भी एग्जांपल, मतलब जितने भी इसमें सिचुएशंस दिए गए हैं, सारे का एंड जो है वो रिजिड है, फिक्स्ड है। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड एंड विथ सिमेट्रिकल लोडिंग। ठीक है, सिमेट्रिकल लोडिंग होगा तो -PL/8 और यहाँ पे +PL/8। सेम साइन कन्वेंशन की क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका नेगेटिव है, इसलिए मैंने कुछ कुछ कहीं कहीं लिख दिया है, बाकी जगह आप साइन से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो ये क्या हो रहा है, ये आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट है, पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपका मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, वहां से प्लस माइनस देख लेंगे। यहाँ पे एक आध शुरुआत सिचुएशन से मैंने सिर्फ इसलिए यहाँ पे दिखा दिया है कि आपको वो चीज़ रिकॉल हो जाए। ठीक है, तो सिमेट्रिकल लोडिंग के केस में -PL/8 +PL/8। ठीक है, फिर ये आपका UDL आ जाएगा। ठीक है, तो UDL में क्या होता है कि यहाँ पे आ जाएगा -WL²/12 और यहाँ पे WL²/12 इस साइड आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ये अनसिमेट्रिकल लोडिंग पॉइंट लोड है। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट A है, ये वाला पार्ट B है, और A+B आपका L है। ठीक है, तो इधर आ जाएगा PAB²/L², इधर आ जाएगा PA²B/L²। ठीक है, इधर आइए इसके बाद, उसके बाद अगर आपका फिक्स्ड एंड ये सिचुएशन है और आपका m0 का कोई मोमेंट लगा हुआ है, तो जो मोमेंट आएगी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। m0 यहाँ पे भी m0/4, यहाँ पे भी m0/4। ये आपका UVL का केस है। ठीक है, UVL का केस है, ये UVL का केस है। तो UVL में क्या होता है कि इधर जो होगा, देखिए ये जो W है ना, वो ये वाला W है। ये W के, और ये वाला जो पार्ट होता है UVL का, ये 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा WL²/30, यहाँ पे होगा WL²/20। ठीक है, फिर 6th पे आइए, सिचुएशन नंबर 6। ये सिमेट्रिकल UVL है, आपका ट्रायंगल लोड भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ट्रायंगल लोड के केस में ये वाला पोर्शन आपका W kN है। ठीक है, ये W को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, kN को थोड़ा छोटा, देखिए kN लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी W kN लिखा हुआ है। ठीक है, ये UVL है। ठीक है, तो ट्रायंगल लोड के केस में भी यही है, जो आपका पीक वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा W। ठीक है, 5WL²/96, 5WL²/96। ठीक है, अब आइए, मोमेंट अगर आपका अनसिमेट्रिकली कहीं लग रहा है, मतलब कि ये वाला और ये वाला पोर्शन बराबर नहीं है, ये A है ये B है, तो m0B 3A-L/L² और इस तरफ आएगा m0A 3B - L/L², और हमेशा की तरह A+B आपका L के बराबर है। 8th सिचुएशन देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल लोडिंग की कंडीशन से हमें मतलब नहीं है, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेटलमेंट हो रहा है एक सपोर्ट का। तो सेटलमेंट हो रहा है, तो उस केस में किस तरीके का मोमेंट आ जाएगा एडिशनली, वो होगा आपका 6EI∆L² और इधर 6EI∆L²। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिचुएशन है कि अगर इस तरीके से अगर आपका इस तरीके से आपका थीटा डेवलप हो रहा होगा, तो
आपका कैसे मोमेंट लगेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा 2EI थीटा बाई एल, इधर आ जाएगा 4EI थीटा बाई एल। ठीक है, कहने का मतलब इस तरफ कोई थीटा डेवलप नहीं हो रहा है, सिर्फ इस तरफ डेवलप हो रहा है, तो वो सिचुएशनल प्रॉब्लम है आपका। ठीक है, कहीं आपको देखने के लिए मिल गया इस तरीके का चीज़, तो आप इस तरीके का मोमेंट अप्लाई करेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा बड़ा सा टेबल है ये, लेकिन याद आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको कहीं अलग से क्वेश्चन में मेंशन करके नहीं दी हुई रहती हैं। ठीक है, आपको सिचुएशंस, मतलब लोडिंग सिचुएशंस आपको दिए हुए रहेंगे और आपको फिक्स्ड मोमेंट्स तो खुद से ही लिखने होंगे, तो आपको किसी भी हालत में ये याद तो करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। और कुछ इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ जिनको बिल्कुल आपको हमेशा याद, जो आपको फ्रिक्वेंटली देखने के लिए मिलेंगे, वो ये वाला सबसे फ्रिक्वेंटली मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, ये वाला मिलेगा, ये वाला भी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी मिलेगा, इसको 1 स्टार देता हूँ मैं, इसको भी 1 स्टार देता हूँ। और तो जो डबल स्टार मार्क्ड हैं वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट आपका ये भी डबल स्टार मार्क के लेवल का है। ठीक है, आपको अनसिमेट्रिकल मोमेंट भी दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ये वो और वो, मतलब कि 6, 8 और 9 ये आपको कम मिलते हैं, लेकिन ये भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल स्टार मार्क्ड है तो आप इनको याद नहीं करेंगे, आप इनको भी याद करेंगे। ये भी आपको देखने के लिए मिलेंगे क्वेश्चन में, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो इग्नोर नहीं करना है उसको। ठीक है, वो भी आपको याद करने हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया हमारा फिक्स्ड एंड मोमेंट्स। इसमें जो अगला चीज़ है, इसमें जो अगला चीज़ है वो है आपका फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन। फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या किया, एक कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर से ये एलिमेंट हम काट के लाएं। ठीक है, ये एलिमेंट काट के लाएं, फॉर एग्जांपल इसका नाम बी ए है, इसका नाम बी है। ठीक है, और कुछ ऐसा मोमेंट इस पर लग रहा है। ठीक है, हमने माना कि इसका जो एंड मोमेंट है वो इतना आएगा। ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा कि एम ए बी कैसे लिखेंगे। एम एफ ए बी, एम एफ ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, फिक्स्ड एंड मोमेंट। ठीक है, एम एफ ए बी रिप्रेजेंट करता है आपका फिक्स्ड एंड मोमेंट इन द स्पैन ए बी। ठीक है, फिक्स्ड एंड मोमेंट मैंने आपको निकालना बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आता है 2 इंटू फ्लेक्सुरल रिजिडिटी अपॉन एल, ब्रैकेट में आता है 2 इंटू थीटा ए, ये थीटा ए है आपका, ये थीटा बी है आपका। ठीक है, 2 थीटा ए
प्लस 2 थीटा बी माइनस 3 डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, देख लीजिए एक बार इक्वेशन को, इक्वेशन देख लीजिए एक बार। ये आपका फंडामेंटल इक्वेशन है स्लोप डिफ्लेक्शन का। ठीक है, उसी तरीके से MBA को अगर लिखते हैं तो MFBA प्लस 2EI अपॉन L, L आपका स्पैन है इसका, और ये डेल्टा इस केस में तो हमारा सेटलमेंट हमें दिख नहीं रहा है, तो इस केस में तो डेल्टा 0 होगा, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस में आपको डेल्टा का भी वैल्यू निकालना पड़ सकता है, या क्वेश्चन में ही दिया हुआ रह सकता है, तो आपको डेल्टा का यूज़ करना है, और डेल्टा का भी एक साइन कन्वेंशन होता था, आप लोग को मालूम है। ठीक है, तो ये 2EI/L, इसको 2 थीटा बी प्लस सॉरी ये 2 थीटा ए है ना, ये थीटा बी होगा बस। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक हुआ है, ये 2 सिर्फ यहीं पे है, 2 वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंस वी आर राइटिंग MBA के लिए लिख रहे हैं, तो B है, B के लिए 2 थीटा बी, जो यहाँ पे थीटा डेवलप हो रहा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और ये आपका थीटा ए माइनस 3 इंटू डेल्टा अपॉन एल। ठीक है, तो भाई ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है। ठीक है, जिससे कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिखते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको थीटा के बारे में बताया था और डेल्टा के बारे में बताया था, तो उसका क्या महत्व था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि आपका एंड मोमेंट कैलकुलेट हो पा रहा है, यहाँ से इस स्पैन का एंड मोमेंट यहाँ से कैलकुलेट हो पा रहा है, और किसके मदद से कैलकुलेट हो पा रहा है? थीटा के मदद से कैलकुलेट हो रहा है, डेल्टा के मदद से कैलकुलेट हो रहा है। इसलिए कुछ भी काम करने से पहले वो काम का स्कोप क्या है, क्यों कर रहे हैं, और उस चीज़ में करने क्या वाला है। ठीक है, एंड रिजल्ट हमें मालूम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम फाइनली बनाना है, वैल्यूज़ निकाल के। ठीक है, लेकिन किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ठीक है, किस तरीके से चीज़ें बढ़ेंगी उसमें, ठीक है, क्या लॉजिक है उसका, ये जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे अननोन्स क्या क्या हैं? थीटा, डेल्टा। ठीक है, ये इन लोग की इन दोनों की वैल्यू अगर हमें निकल जाती है तो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं, और ये वैल्यू कैलकुलेट जब हमने कर लिया तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फंडामेंटल इक्वेशन। और इसमें एक चीज़ देखने वाली क्या होती है ना, कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसमें एक कैच है। कैच है मतलब उसका थोड़ा सा तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, अब उसका तरीका क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्चुअली समझ में आएगा जब मैं पूरा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको बाकायदा सॉल्व करके दिखा दूंगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, कि अप्लाई कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया जो होता है वो होना चाहिए। टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट, अब BMD लिख दे रहा हूं मैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। आप समझ जाइएगा BMD का क्या मतलब है। टू ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये दे रखा है हमें कुछ, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा सिचुएशन है हमारा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ क्या करना है BMD में। तो कुछ ऐसा सिचुएशन हमारा दे के रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो फिक्स्ड है ना, इसको हम हिंज्ड मान लेंगे, पिन सपोर्ट मान लेंगे। पहला काम हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसका
इसका अकेले मतलब सिर्फ इसका BMD बनाएंगे, जैसे जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स वाले यूनिट में बनाते हैं कि एक इंडिपेंडेंटली इसका हम लोग BMD बना लेंगे, ठीक है, और एक BMD बनाएंगे जो हमारा एंड मोमेंट्स आएगा, ठीक है। एक बार नेमिंग कर देता हूँ मैं इसका A B। देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डायग्राम से समझिएगा। एक तो उसका नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, नॉर्मल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे, और क्या करेंगे इसके साथ साथ जो हमारा फाइनली कैलकुलेट होके आया है MAB और MBA, ठीक है, वो भी हम इसके साथ बनाएंगे, ठीक है। तो ये वाला तो कॉमन वाला है जो सिंपल हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। मेन आपको ये देखना है कि इसको क्या करते हैं। देखिए इसका तो सिंपल हो जाएगा, इसका तो कुछ इस तरीके से आता है डोम शेप में, ठीक है, इसका कुछ ऐसा आता है। इसका आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या कैच होता है। इसमें कैच क्या होता है, जो रेफरेंस फेस होता है, कहने का मतलब जिस तरफ से हम लोग डायग्राम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, वो फेस को नेगेटिव मान के बनाते हैं बाय कन्वेंशन, ठीक है। तो हमारा मान लो ये रेफरेंस फेस है, इसी तरफ से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो कुछ वैल्यू आया होगा हमारा, फॉर एग्जांपल कुछ भी वैल्यू आया होगा हमारा MAB का, कुछ भी वैल्यू आया होगा, MBA का कुछ वैल्यू आया होगा। तो ये जो है ना हमारा ये नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने रेफरेंस फेस का जो साइड है उसको नेगेटिव मान के हम लोग चले हैं, ठीक है। यही इसका लॉजिक और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो अब ये फाइनली कैसा बन के दिखेगा, ठीक है। दूसरे कलर का मार्कर ले लेता हूँ। एक चीज़ बस दिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो नेगेटिव है हमारा, यहाँ से आ गया, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है। तो हमारा जो फाइनल बेंडिंग डायग्राम है वो शेडेड वाला पोर्शन है आपका, ठीक है। वो जो शेडेड पोर्शन है ना, तो जो शेडेड पोर्शन है ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। यहाँ तक पूरा मैटर क्लियर है। तो ये था हमारा कुछ आपका बेसिक्स जो कि हमें स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का जो मेथड है वो हमें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इतना नॉलेज तो होना ही होना चाहिए अगर हम कोई भी प्रॉब्लम करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से, ठीक है। अब जब मैं आपको ये पूरी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा एक कन्वेंशनल क्वेश्चन के थ्रू, तो फिर ये आपका पूरा मामला क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ हमने क्यों पढ़ा, इसका क्या लॉजिक था। तो 2-3 सवाल जैसे आप फिर खुद से लगा लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। एकदम बहुत इजी मेथड है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ठीक है। बहुत आराम से सवाल सॉल्व हो जाता है इसमें और मार्क्स भी पूरे आते हैं। कहीं से मार्क्स कटने का, अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, ठीक है, तो मार्क्स भी पूरे आ जाएंगे आपको, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा। आपको बस यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है कि कहाँ रेफरेंस फेस नेगेटिव लिया हमने, ठीक है। और ये जो मेथड होता है इसको सुपरपोजिशन मेथड बोलते हैं। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको मेथड ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो ये था हमारा आपका फंडामेंटल्स ऑफ स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, या अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसका कन्वेंशनल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।